हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर न्यूज़ एट द रेट 365 इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ एट द रेट 365 संपूर्ण एक वर्ष की समसामयिकी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर विशेष वर्णन। पहला टॉपिक है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता था। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रण करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि हम कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों के सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्ति सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। पहला, पंजीकरण। दूसरा, वक्फ के खातों का प्रकाशन और तीसरा है वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को CAG या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोट पॉइंट। वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति GPC का गठन किया गया। IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय
NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई। IPC 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया। विषय IPS BNS, विषय IPC BNS, हत्या धारा 300, BNS धारा 101, हत्या के लिए सजा IPS धारा 302, BNS धारा 103, हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा IPS धारा 303, BNS धारा 104, बलात्कार IPS धारा 375, BNS धारा 63, बलात्कार के लिए सजा IPS धारा 376, BNS धारा 64, दहेज हत्या IPS धारा 304B, BNS धारा 80, मानव तस्करी IPS धारा 370, BNS धारा 143, चोरी के लिए सजा IPS धारा 379, BNS धारा 303(2). नए प्रावधानों को जोड़ना। धारा 48, धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। धारा 69 छल पूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए किसी काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111 संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करके या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 304 छीनना, स्टैनिंग। प्रमुख विलोपन, अप्रकृति यौन अपराध। धारा 377 व्यभिचार और ठग आदि। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, BNSS में 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं, जबकि पहले CRPC में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे। नए प्रावधानों को शामिल करना। धारा 86 घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्त या वापसी। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी।
धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारी का साक्ष्य। धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, प्रशिक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 मृत्युदंड के मामले में दया याचिका। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रशिक्षण और कार्यवाही की जाएगी। बीएनएसएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं। एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग। बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु की किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना। गिरफ्तारी 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में डीसीपी, डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या आसक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। बीएनएस और पीओसीएसओ के तहत कुछ यौन अपराधों मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है। लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता। प्रमुख प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीय साक्ष्य। इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां,
दस्तावेज के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। नोट पॉइंट: दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक एससीओ शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आस्ताना में आयोजित की गई। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 नया सदस्य बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। आस्ताना घोषणा। आस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में आस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीति समझौते को मंजूरी दी गई। 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति। 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियाँ। चीन के किंदागो शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मूल 1996 में गठित शंघाई 5 में निहित है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई। इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। सचिवालय बीजिंग। इस समूह विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां एवं सबसे नया सदस्य है। रुद्रम एक मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल प्रशिक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। मुख्य विशेषताएं: यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमलों के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता UCC। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों को
आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। यूसीसी के बारे में समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदाय के मामलों पर लागू होती है। इसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्य समिति का गठन किया गया था। शाहबानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून, हिंदू व्यक्तिगत कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937, फारसी व्यक्तिगत कानून, फारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, ईसाई व्यक्तिगत कानून, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। एक राष्ट्र एक चुनाव ONOE। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वाला से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति के मुख्य सिफारिशें। पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने का अविश्वास प्रस्तावित आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।
नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तब नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित हैं, में संशोधन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक है। ONOE को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थितियां। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कई प्रावधान। विधि आयोग की 170वीं और 255 रिपोर्ट ONOE के पक्ष में है। नोट पॉइंट। समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिया। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रायोजकता। UPSC, SSC, RRB, IBPC और NTPC द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। हाइड्रोजन परियोजना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोजन हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोजन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संरचना अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में
पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों पर पूरक होगा। हाइड्रोजन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबीट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में, हाइड्रोजन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गेंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया, जिसमें से 3250 सीटीज परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार: गेंडे के सींग 29%, पेंगोलिन के शक्ल 28% और हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार: देवदार 47%, शीशम 35%, अगरवुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट: विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन सीटीज में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों का अध्ययन ध्यान केंद्रित करती है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल: हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। मुख्य बिंदु: तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी आधार शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया।
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावटें आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेत को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा खराब है। इसमें दावा किया गया है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पर है। प्रयुक्त संकेत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की। मुख्य बिंदु वैश्विक संदर्भ 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नोट पॉइंट हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुपात 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की कुल जनसंख्या का 68 हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। अनुच्छेद 244A हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया था। संविधान का अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में
निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में अंतर। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता शक्तियां प्रदान करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। मुख्य बिंदु: वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से 1 कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर रहा। नोट पॉइंट: यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप है जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार आंकड़े: भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। फरवरी 2024 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 में 75.57 गीगावाट है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई है। बायोमास 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो 46.92 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य:
भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। स्टेशन शिव शक्ति। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी। शिव शक्ति बिंदु, यह निर्देशांक 69.373 डिग्री S, 32,319 डिग्री E पर चंद्र क्रेटर मैग्नेनस C और सिम्प्लेलियस N के बीच स्थित है। स्टेशन शिव शक्ति नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रकृति में दैत्य को दर्शाता है, जो पुरुष शिव और स्त्री शक्ति दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतारा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने में इन नामों के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था, जबकि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल के लिए जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था। गगनयान मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। चयनित अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल हैं। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्ष LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9,023 करोड़ रुपए है। पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक प्रशिक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होने वाली है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। नीतीश डिवाइस। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया। मुख्य विशेषताएं: नीतीश नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है।
यह एक अल्टरिंग डिवाइस है, अलर्ट डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएंगे। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेंडेंट की शक्ल से इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा। हिंदी रूपांतरित नीत, तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। यह शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा। वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024। हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54 वर्षगांठ बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्य बिंदु: पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दोगुनी बढ़ी है, जो 4 साल में कई बड़े देश के जीडीपी वृद्धि से ज़्यादा है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी। भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्ष से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु: भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013 से 14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकले। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस अवधि के दौरान राष्ट्र एमपीआई के सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट। 2015 से 16 में 24.85% से 2019 से 21 में 14.96% हो गई। रिपोर्ट की मुख्य बातें: 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट।
शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट। वर्ष 2015 से 16, 19 से 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015 से 16 में 0.177 से 2019 से बीच में 0.066। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 में 0.177 से 2019-20 में 0.066। सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। राज्य का प्रदर्शन। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। नोट पॉइंट: केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेजी कमी देखी गई। चुनावी बॉन्ड: यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के बारे में: चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1,000, 10,000, 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की समय अवधि थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। CMS को 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई। स्लोगन नारा: प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। स्लोगन है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में
प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। यूएनईपी के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां, परिशिष्ट 2 प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में कोप 13 की मेजबानी की। कोप 14 के परिणाम। कोप 14 के परिणाम पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी JPEC की शुरू